नमस्कार दोस्तों, क्राइम गाथा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में भी दो क्राइम के सनसनीखेज कहानियां हैं, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की पहली कहानी है, शुरू करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले का छोटा सा गांव बीड़ी। यहीं शिवानंद तिरवीर अपनी पत्नी रेशमा, 11 साल की बेटी, 9 साल के बेटे और सास के साथ रहते थे। 12 साल पहले शिवानंद और रेशमा की शादी हुई थी। शुरुआती दिन प्यार और खुशियों से भरे थे। शिवानंद मेहनती था, खेती बाड़ी और पशुपालन से घर चलाता। उनकी छोटी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत से परिवार का खर्चा निकल जाता। रेशमा घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती। शिवानंद रात को थककर घर लौटता तो रेशमा उसका स्वागत अपनी मुस्कान से करती। उसकी गर्मजोशी भरी बाहें और प्यार भरा स्पर्श शिवानंद की थकान मिटा देता। खाना तैयार है, पहले हाथ मुंह धो लो, वो नरम आवाज में कहती। शिवानंद उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पास खींचता और दोनों हंसते बातें करते। लेकिन कुछ सालों से रेशमा का व्यवहार बदलने लगा। वो घंटों मोबाइल पर बातें करती। शिवानंद ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद सहेलियों से गपशप है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति और गुप्त बातें शक पैदा करने लगी। एक दिन जब रेशमा घर पर नहीं थी, शिवानंद ने उसका मोबाइल चेक किया। स्क्रीन पर आनंद सुतार के साथ लंबी बातचीत और अंतरंग मैसेज थे। आनंद गांव का ही रहने वाला, शादीशुदा था। उसकी पत्नी चौथी बार गर्भवती थी और उसके 3 बच्चे थे। फिर भी पिछले 3 साल से वो रेशमा के साथ चोरी छिपे रिश्ता चला रहा था। रेशमा और आनंद की मुलाकातें गुप्त थी। रेशमा बहाने बनाकर कभी बाजार, कभी मंदिर आनंद से मिलने जाती। आनंद की तारीफें, रेशमा तुम्हारी आंखें जादू करती हैं, उसे रिझा देती थी। उसकी उंगलियां जब रेशमा के गालों पर फिसलती या वो उसकी कमर को हल्के से छूता तो रेशमा का दिल तेज धड़कता। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन आनंद की गर्म सांसें और प्यार भरी बातें उसे खींच लेती थी। एक बार आनंद ने उसे गन्ने के खेत में बुलाया। वहां उसने रेशमा को बाहों में लिया, उसके माथे पर चुंबन दिया। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, उसने कहा। रेशमा ने हल्का विरोध किया, मैं शादीशुदा हूं, ये ठीक नहीं। लेकिन आनंद की चाहत ने उसकी हिचक तोड़ दी। उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और दोनों ने सारी हदें पार कर दी। बीड़ी गांव छोटा था, ऐसी बातें छिप नहीं सकती। जल्द ही कानाफूसी शुरू हुई। रेशमा और आनंद को खेत में देखा गया, लोग फुसफुसाते। ये बातें शिवानंद तक पहुंची, लेकिन उसने रेशमा पर भरोसा रखा। लोग झूठ बोलते हैं, वो सोचता। मगर एक दिन मोबाइल में सबूत देखकर उसका भरोसा टूट गया। रेशमा और आनंद के मैसेज में ऐसी बातें थी जो सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच होती है। तुम्हारा स्पर्श मुझे पागल कर देता है, आनंद ने लिखा था। रेशमा ने जवाब दिया, तुम बिना मेरे दिन अधूरा है। शिवानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रेशमा से पूछा, ये क्या है? रेशमा ने बात टाल दी, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थी। शिवानंद ने गुस्से में रेशमा को डांटा, लेकिन वो नहीं मानी। आनंद का दबाव बढ़ता गया। उसकी पत्नी की गर्भावस्था के कारण वो घर में संतुष्ट नहीं था। रेशमा उसकी कमजोरी बन गई। एक दिन रेशमा घर पर थी। आनंद चुपके से पिछवाड़े से आया। दोनों गुप्त कमरे में थे। आनंद ने रेशमा को बाहों में लिया, उसकी गर्दन पर हल्का चुंबन दिया। आज रुक जाओ, उसने कहा। रेशमा ने मना किया, लेकिन उसका स्पर्श उसे कमजोर कर रहा था। तभी शिवानंद अचानक घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने रेशमा को थप्पड़ मारा और आनंद को खींचकर पीटा। मेरे घर में ये गंदगी, वो चीखा। शोर सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार जमा हो गए। सबने आनंद को डांटा और चेतावनी दी, रेशमा से दोबारा मिला तो अंजाम बुरा होगा।
आनंद डरकर भाग गया। शिवानंद ने रेशमा को समझाया, आनंद से रिश्ता तोड़ दो, बच्चों का भविष्य देखो। लेकिन रेशमा की आदतें नहीं बदली। 2 महीने पहले शिवानंद ने फिर उसे आनंद से फोन पर बात करते पकड़ा। तुम सुधरोगी नहीं? उसने गुस्से में पूछा। रेशमा चुप रही। 5 अगस्त 2025 को आनंद फिर रेशमा से मिलने पिछवाड़े आया। दोनों कोने में बातें कर रहे थे। शिवानंद अचानक लौटा और आनंद को देख लिया। आनंद भाग निकला। अब शिवानंद को यकीन हो गया कि रेशमा नहीं सुधरेगी। उसने चाचा और रिश्तेदारों को सब बताया। 10 अगस्त को वो नंदगढ़ पुलिस स्टेशन गया और आनंद के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने दोनों को बुलाकर चेतावनी दी और मामला मजिस्ट्रेट तक ले जाने की बात कही। इसके बाद आनंद के लिए रेशमा से मिलना मुश्किल हो गया। गांव और पुलिस की नजरें उन पर थी। रेशमा ने आनंद से कह दिया, अब कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आनंद का दिल बेकाबू था। वो रेशमा को छोड़ना नहीं चाहता था। उनकी फोन पर तकरार होने लगी। आनंद गुस्से में था कि रेशमा अब उससे दूरी बना रही थी। 14 अगस्त की रात 9 बजे आनंद चुपके से रेशमा के घर के पिछले दरवाजे से घुसा। रेशमा रसोई में खाना बना रही थी। बच्चे और सास दूसरे कमरे में थे। आनंद ने उसे पीछे से कसकर पकड़ा। आज तुम मेरी हो, उसने कहा। रेशमा ने खुद को छुड़ाया। बस, अब और नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, उसने साफ कहा। आनंद का गुस्सा भड़क गया। उसने जेब से चाकू निकाला और रेशमा पर ताबड़तोड़ वार किए। उसकी पीठ, पेट और सीने पर चाकू के कई घाव लगे। रेशमा चीख कर जमीन पर गिर पड़ी। बच्चों ने चीख सुनी और रसोई में दौड़े। मां को खून से लथपथ देखकर वे बिलखने लगे। आनंद ने बच्चों के मासूम चेहरे देखे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका गुस्सा डर में बदल गया। उसने खुद पर चाकू से वार किया। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। उसी वक्त शिवानंद डेयरी से लौटा। रसोई का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। रेशमा मृत थी और आनंद तड़प रहा था। 14 अगस्त 2025 की रात बीड़ी गांव में हड़कंप मच गया। रेशमा के घर से चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। रसोई में रेशमा खून से लथपथ मृत पड़ी थी और आनंद सुतार गंभीर रूप से घायल तड़प रहा था। शिवानंद तिरवीर, जो डेयरी से दूध देकर लौटा था, घर के बाहर भीड़ और शोर देखकर स्तब्ध रह गया। रसोई का दरवाजा खोलते ही उसका दिल बैठ गया। उसकी पत्नी की लाश और उसका प्रेमी आनंद, जिसने उसका घर उजाड़ा, मृत्यु से जूझ रहा था। बच्चों की चीखें और सास का विलाप हवा में गूंज रहा था। किसी पड़ोसी ने तुरंत नंदगढ़ पुलिस स्टेशन को फोन किया। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रमेश पाटिल और कांस्टेबल मल्लिकार्जुन मौके पर पहुंचे। रसोई का मंजर देखकर वे सन्न रह गए। खून की लकीरें, बिखरे बर्तन और 2 शरीर, एक मृत, दूसरा तड़पता हुआ। उन्होंने तुरंत बैलहंगल डिवीजन के डीएसपी डॉक्टर वीरैया हिरेमठ और नंदगढ़ थाना प्रभारी एसपी पाटिल को सूचना दी। आनंद को खानापुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। रेशमा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएसपी और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने फ्लोर पर बिखरे खून, चाकू और रसोई की अव्यवस्था का मुआयना किया। शिवानंद ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि आनंद सुतार पिछले 3 साल से रेशमा के साथ गुप्त रिश्ता रखता था। उसने पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन आनंद नहीं माना। पुलिस ने आनंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज किया। हालांकि उसकी मौत के कारण मामला अब जांच तक सीमित था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबूत जुटाए। खून से सना चाकू, रेशमा का मोबाइल और कुछ कपड़े। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ में सारी कहानी सामने आई। शिवानंद ने पुलिस को बताया कि शादी के शुरुआती दिन खुशहाल थे। रेशमा उसकी थकान मिटाने के लिए रात को गर्मजोशी से गले लगती।
उसकी नरम आवाज, खाना तैयार है, पहले आराम कर लो, और हल्का स्पर्श शिवानंद को सुकून देता। वो उसकी कमर में हाथ डालकर पास खींचता और दोनों हंसी मजाक करते। लेकिन मोबाइल ने सब बदल दिया। रेशमा घंटों फोन पर व्यस्त रहने लगी। शिवानंद को पहले लगा कि यह सामान्य है, लेकिन शक गहराया। एक दिन उसने रेशमा का मोबाइल चेक किया। आनंद के साथ अंतरंग मैसेज और कॉल्स देखकर उसका दिल टूट गया। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को रोशन करती है, आनंद ने लिखा था। रेशमा का जवाब था, तुम बिना मेरा दिल अधूरा है। शिवानंद ने रेशमा को डांटा, लेकिन वो टाल मटोल करती। आनंद का दबाव बढ़ता गया। उसकी पत्नी की गर्भावस्था ने उसे रेशमा की ओर खींचा। उनकी मुलाकातें गन्ने के खेतों और गुप्त कोनों में होने लगी। आनंद का स्पर्श, उसकी उंगलियां जो रेशमा की कमर पर फिसलती, उसकी सांसें जो उसके गालों को छूती, रेशमा को लुभाता। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन आनंद की चाहत उसे रोक नहीं पाई। गांव में कानाफूसी शुरू हुई। शिवानंद ने सुना, लेकिन रेशमा पर भरोसा रखा। जब उसने मोबाइल में सबूत देखे तो उसने रेशमा को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन शिवानंद ने रेशमा और आनंद को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। उसने दोनों को पीटा। पड़ोसियों ने आनंद को चेतावनी दी। शिवानंद ने रेशमा से कहा, बच्चों की खातिर सुधर जाओ। लेकिन रेशमा की आदतें नहीं बदली। 2 महीने पहले उसने फिर आनंद से फोन पर बात करते देखा। 5 अगस्त को आनंद रेशमा से मिलने आया, लेकिन शिवानंद ने देख लिया। उसने 10 अगस्त को नंदगढ़ थाने में शिकायत की। पुलिस ने दोनों को चेतावनी दी। रेशमा ने आनंद से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन आनंद बेकाबू था। वो रेशमा को छोड़ना नहीं चाहता था। उनकी फोन पर तकरार होने लगी। 14 अगस्त की रात आनंद चुपके से रेशमा के घर घुसा। रेशमा ने उसे साफ मना किया। अब कोई रिश्ता नहीं, उसने कहा। आनंद का गुस्सा भड़क गया। उसने चाकू निकाला और रेशमा पर ताबड़तोड़ वार किए। रेशमा की चीख सुनकर बच्चे दौड़े। उनकी मासूम आंखें देखकर आनंद का दिल बैठ गया। उसने खुद पर चाकू से वार किया। पड़ोसियों ने शोर सुना और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके से चाकू बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि रेशमा की मौत सीने और पेट पर गहरे घावों से हुई। आनंद की मौत भी आत्मघाती चोटों से हुई। पुलिस ने आनंद की पत्नी और परिवार से पूछताछ की। उसकी पत्नी ने बताया कि आनंद का व्यवहार पिछले कुछ समय से बदला था। वो रात को देर तक फोन पर बात करता। पुलिस ने रेशमा के मोबाइल से कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें आनंद के साथ लंबी बातचीत थी। गांव वालों ने बताया कि आनंद और रेशमा की मुलाकातें कई बार देखी गई थी। जांच में साफ हुआ कि आनंद का जुनून और गुस्सा इस त्रासदी का कारण बना। शिवानंद का परिवार टूट चुका था। उसकी बेटी और बेटा मां के बिना सदमे में थे। सास रो रो कर बीमार पड़ गई। शिवानंद ने पुलिस को बताया, मैंने रेशमा को बार बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आनंद ने मेरे घर की इज्जत लूटी और अब मेरे बच्चे अनाथ हो गए। वो खुद को कोसता था कि काश उसने पहले सख्त कदम उठाया होता। आनंद की पत्नी भी अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई। गांव में लोग इस घटना को लेकर फुसफुसाते। कुछ रेशमा को दोष देते तो कुछ आनंद को। ये कहानी एक कड़वा सबक है। रेशमा की बेवफाई और आनंद का जुनून दोनों गलत थे। अगर रेशमा ने अपनी सीमाएं रखी होती या आनंद ने अपने जुनून पर काबू पाया होता तो ये त्रासदी टल सकती थी। शिवानंद ने धैर्य से काम लिया, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रही। गांव छोटा हो या बड़ा, सच छिप नहीं सकता। गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और संयम जरूरी है। गुस्सा और जुनून जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए ताकि परिवार और समाज में शांति बनी रहे। आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। कानपुर के थाना सचंडी के पीछे बसी नाटूपुरवा बस्ती में इंद्रपाल अपनी पत्नी सुमन
और 3 बेटों रमेश, विक्रम और वीरेंद्र के साथ रहता था। रमेश और विक्रम की शादी हो चुकी थी और अब छोटे बेटे वीरेंद्र की बारी थी। 2 जुलाई 2014 को वीरेंद्र का विवाह बंदीपुरवा की रानी से हुआ। 3 जुलाई को रानी लाल जोड़े में सजी, 16 श्रृंगार किए ससुराल पहुंची। घर में रस्मों का दौर चला। महिलाएं मुंह दिखाई के लिए उमड़ी, रानी की खूबसूरती की तारीफें करती। क्या शबाब है, एक महिला बोली। दूसरी ने हंसकर कहा, वीरेंद्र की तो किस्मत खुल गई। रानी का रंग गोरा, आंखें नशीली और हंसी में मिठास थी। उसका कसा हुआ बदन और चाल में नजाकत किसी को भी मोह लेती। लेकिन महिलाओं की चुहलबाजी वीरेंद्र को अखर रही थी। हाँ बहन, बीड़ी का नशा ही निराला है, एक महिला ने ठहाका लगाया। वीरेंद्र को तो बंद बोतल का सुरूर चढ़ गया। वीरेंद्र ने कभी नशा नहीं किया, लेकिन रानी की खूबसूरती उसे बेकाबू कर रही थी। वो बाहर दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों ने भी रानी की तारीफों के पुल बांधे। यार, ऐसी रंगीली बीवी मिली, तू तो रोज मस्त रहेगा, एक दोस्त बोला। दूसरा हंसा, बस भाभी की उंगलियों पर नाचना न पड़े। वीरेंद्र की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। शाम ढलते ही वीरेंद्र का मन बेचैन होने लगा। आज उसकी सुहागरात थी। रात 10 बजे तक महिलाओं ने रानी को सजा संवार कर सुहाग शैया पर बिठा दिया। वीरेंद्र को तरसाना, फिर हाथ लगाने देना, एक महिला ने हंसकर कहा, लेकिन ज्यादा न तड़पाना, गर्मी में उसकी कुल्फी पिघल जाएगी। रानी सिर झुकाए चुप रही, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची थी। आधे घंटे बाद वीरेंद्र कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और रानी के पास बेड पर बैठ गया। उसकी नजरें रानी के चेहरे पर टिकी। रानी का पल्लू पहले ही सिर से हटा था, जो वीरेंद्र को अटपटा लगा। गर्मी की वजह से होगा, उसने सोचा। तुम बहुत खूबसूरत हो, वीरेंद्र ने नरम आवाज में कहा। रानी ने तीखी नजरों से उसे देखा। अगर मैं कम सुंदर होती तो क्या तुम मुझे ब्याहने नहीं आते? वीरेंद्र हड़बड़ा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम जैसी हो मेरी हो। रानी ने भवें उचकाई। सोचा होगा, चेहरा सुंदर है तो बदन भी सुंदर होगा, है ना? वीरेंद्र अवाक था। दुल्हने तो लजाती है, घबराती है, लेकिन रानी बेझिझक बोल रही थी। मैं जानती हूं सुहागरात को क्या होता है, तुम भी वही करने को बेकरार हो, लेकिन मेरी दाल नहीं गलने वाली। वीरेंद्र का दिल बैठ गया। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मेरा पीरियड शुरू हो गया है। 7 दिन बाद, नहाने के बाद पवित्र होंगी, तब देखेंगे। वीरेंद्र ने हल्का जोश दिखाया। सुहागरात में ये पवित्र पवित्र नहीं देखा जाता। रानी ने उसकी आंखों में देखा। मेरे साथ लेट सकते हो, सो सकते हो, लेकिन टच किया तो हाहाकार मचा दूंगी। उसकी आवाज में सख्ती थी। वीरेंद्र ने उसके तेवर देखे और जोरज बरदस्ती से पीछे हट गया। शायद पीरियड की वजह से सख्त है, उसने सोचा। 7 दिन बाद मौका मिलेगा। उसने रानी की शर्त मान ली। 23 साल की रानी बंदीपुरवा की थी। उसके पिता अक्षय बल, मां शकुंतला और 2 भाई राहुल और राधे श्याम थे। पड़ोस में चाचा राजकुमार अपनी पत्नी लक्ष्मी, 4 बेटियों और 2 बेटों नैन सिन्हा और अनिल के साथ रहते थे। नैन सिन्हा और रानी चचेरे भाई बहन थे। हम उम्र और कॉलेज में साथ पढ़े। नैन सिंह रानी को साइकिल पर कॉलेज ले जाता। उनका रिश्ता सामान्य भाई बहन जैसा था। लेकिन एक बरसाती दिन ने सब बदल दिया। उस दिन कॉलेज से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हुई। रास्ता सुनसान था, खेतों के बीच। बारिश इतनी तेज थी कि नैन सिंह साइकिल नहीं चला सका। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश से रानी के कपड़े भीगकर पारदर्शी हो गए। उसके बदन की बनावट उभर आई। नैन सिंह की नजरें उस पर टिकी। रानी ने उसे देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो? नैन सिन्हा मुस्कुराया। क्योंकि तुम सुंदर हो। रानी शर्माई, लेकिन उसकी देह में भी उत्तेजना जागी।
नैन सिंह ने उसका चेहरा पकड़ा, होठों पर होंठ रखे। रानी के नेत्र मुंद गए। उसने हल्का विरोध किया, लेकिन नैन सिंह ने उसे बाहों में लिया। बारिश थमने तक दोनों की छेड़छाड़ चली। घर लौटे तो वे भाई बहन नहीं, प्रेमी बन चुके थे। दिन ब दिन उनका प्यार गहराया। खेतों में, सुनसान रास्तों पर मुलाकातें हुई। उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, शादी का सपना देखा। लेकिन परिवार को खबर लगी। रानी और नैन सिंह का रिश्ता कुचलने के लिए रानी की शादी वीरेंद्र से कर दी गई। रानी का मन बगावत पर था। उसने ठान लिया कि वो वीरेंद्र को कभी समर्पित नहीं होगी। उसका तन मन नैन सिंह का था। इसलिए सुहागरात पर उसने पीरियड का बहाना बनाया ताकि वीरेंद्र उसे छू न सके। 7 दिन तक उसने तीखे तेवर दिखाए। 3 दिन और ससुराल में रही, लेकिन वीरेंद्र को पास नहीं आने दिया। 11वें दिन मायके वाले रानी को विदा कराने आए। रानी और नैन सिंह की मोहब्बत अब बगावत बन चुकी थी। मायके लौटने के बाद रानी की बंदिशें हट गई। परिवार को लगा कि वीरेंद्र से शादी के बाद नैन सिंह की चाहत उसके मन से निकल गई होगी। लेकिन रानी और नैन सिंह ने फिर से गुप्त मुलाकातें शुरू कर दी। खेतों के सुनसान कोनों में, गांव के बाहर दोनों चोरी छिपे मिलते। नैन सिंह रानी को बाहों में लेता, उसकी गर्दन पर हल्के चुंबन देता। तुम मेरे बिना अधूरी हो, वो कहता। रानी की आंखें चमकती। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। दोनों ने शादी का सपना फिर से बुना, लेकिन समाज और परिवार की दीवारें उनके सामने थी। 12 अगस्त 2014 को वीरेंद्र रानी को विदा कराने नाटूपुरवा आया। रानी ने तबीयत खराब का बहाना बनाया। कल कानपुर जाकर दवा लूंगी, फिर चलूंगी, उसने कहा। वीरेंद्र मान गया। 13 अगस्त को वो रानी और उसकी छोटी बहन सुषमा को दवा दिलाने कानपुर ले गया। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर रानी ने दोनों को चकमा देकर नैन सिंह के साथ भाग निकली। सुषमा और वीरेंद्र ने बहुत ढूंढा, लेकिन रानी का पता नहीं चला। उसी दिन सुबह से नैन सिंह भी गायब था। ये साफ था कि दोनों घर छोड़कर भाग गए। दोनों के परिवारों में हड़कंप मच गया। अक्षय बल और राजकुमार ने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। 2 दिन तक रानी और नैन सिंह की तलाश चली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 15 अगस्त की रात दोनों ने फैसला किया कि अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर सकते हैं। वे भीमसेन रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर रेल की पटरी पर पहुंचे। रानी ने नैन सिंह का हाथ थामा। हमारा प्यार अमर रहेगा। नैन सिंह ने उसकी मांग में सिंदूर भरा। तुम मेरी हो, हमेशा। रात के सन्नाटे में ट्रेन की सीटी बजी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इंजन के सामने कूद गए। 16 अगस्त की सुबह रेलवे कर्मचारियों ने पटरी पर 2 लाशें देखी। सूचना जीआरपी को दी गई, लेकिन ये थाना सचंडी का क्षेत्र था। थाना प्रभारी अखिलेश यादव और एसआई सुरेश नारायण मौके पर पहुंचे। भीड़ जमा थी। कुछ लोगों ने शवों की शिनाख्त रानी और नैन सिंह के रूप में की। अक्षय बल और राजकुमार को खबर दी गई। पुलिस ने मुआयना शुरू किया। रानी का शव क्षतविक्षत था, लेकिन नैन सिंह के शरीर में हल्की हलचल दिखी। अखिलेश ने उसे तुरंत हेलेट अस्पताल भिजवाया। रानी के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अस्पताल में नैन सिंह की जान बच गई। शाम तक वो बयान देने लायक हुआ। अखिलेश ने पूछताछ शुरू की। नैन सिंह ने सब बयान किया। मैं और रानी बचपन से साथ थे। कॉलेज जाते वक्त एक बरसाती दिन ने हमें करीब ला दिया। बारिश में भीगकर रानी का बदन उभरा। मेरी नजरें टिकी। मैंने उसे छुआ, उसने विरोध नहीं किया। उस दिन से हमारा प्यार गहरा गया। हमने शारीरिक संबंध बनाए, शादी का सपना देखा। लेकिन परिवार ने रानी की शादी वीरेंद्र से कर दी। रानी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। ससुराल में उसने वीरेंद्र को पास नहीं आने दिया। मायके लौटकर हम फिर मिले। हमने भागने का फैसला किया। नैन सिंह ने आगे बताया, 13 अगस्त को हम गोविंदपुरी स्टेशन पर मिले और फरार हो गए।
लेकिन जिंदगी की हकीकत सामने आई। न छत, न पैसा, न रोजी। परेशानियों ने घेर लिया। हमने फैसला किया कि साथ नहीं जी सकते तो साथ मरेंगे। 15 अगस्त की रात हम पटरी पर गए। रानी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम ट्रेन के सामने कूदे। रानी मर गई, मैं बच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि रानी की मौत ट्रेन से कटने से हुई। अक्षय बल और शकुंतला ने आरोप लगाया कि नैन सिंह ने रानी को ट्रेन के सामने फेंककर हत्या की और खुद को घायल कर लिया। लेकिन पुलिस ने इसे नकार दिया। कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी और सबूतों से आत्महत्या की बात पक्की थी। सचंडी पुलिस ने मामला डीडी डायरी डिसमिस्ड पर दर्ज कर बंद कर दिया। वीरेंद्र टूट चुका था। उसकी नईनवेली दुल्हन, जिसकी खूबसूरती पर वो फिदा था, उसे धोखा देकर भाग गई। मैंने उसे प्यार दिया, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो सुमन से कहता। इंद्रपाल और सुमन ने उसे संभाला, लेकिन घर की रौनक चली गई। रानी के परिवार में मातम था। अक्षय बल और शकुंतला अपनी बेटी के लिए रोए, लेकिन नैन सिन्हा को भी कोसते। उसने हमारी बेटी को बर्बाद किया। शकुंतला चीखी। राजकुमार और लक्ष्मी का भी हाल बेहाल था। उनका बेटा जिंदा तो था, लेकिन समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। नैन सिंह ने अस्पताल से छुट्टी के बाद बताया, मैं रानी के बिना जी नहीं सकता। हमारा प्यार सच्चा था, लेकिन समाज ने हमें नहीं अपनाया। उसका परिवार उसे रायपुर ले गया, जहां उसकी शादी गोमती की बेटी से तय थी। लेकिन नैन सिन्हा का मन रानी की यादों में डूबा रहा। यह कहानी एक कड़वा सबक देती है। रानी और नैन सिन्हा का प्यार गलत नहीं था, लेकिन उनकी बगावत ने सब बर्बाद कर दिया। अगर वे परिवार को मनाने की कोशिश करते या समाज की मर्यादाओं में रहते, तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। वीरेंद्र का भरोसा टूटा, क्योंकि उसने रानी को दिल से अपनाया था। लेकिन रानी का मन नैन सिन्हा के साथ था। प्यार में ईमानदारी और संयम जरूरी है। गलत रास्ता चुनने से परिवार टूटते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। यह घटना सिखाती है कि भावनाओं पर काबू रखना और सही फैसले लेना कितना जरूरी है। समाज में प्यार और इज्जत का मोल समझना होगा, ताकि ऐसी त्रासदियां न हो। अगर आपकी कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।